तो आपने एक चीज़ सुनी होगी और वो है ग्लोबल समूद फ्लोटिला। आखिरकार ये ग्लोबल समूद फ्लोटिला ये किस मिशन का नाम है? सेनेटर मुश्ताक अहमद को इजरायली फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है। क्या वाकई में उनकी गिरफ्तारी हो गई है और किसने कंफर्म की है? और फ्लोटिला का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ शिप्स या यूनिट ऑफ शिप्स जो कि एक खास कमांड को फॉलो करती है। ये जे शिप 40 से लेकर 47 तक बोट्स पर मुश्तमिल है और इसमें 44 कंट्रीज के लोग हैं, 44 ममालिक के लोग मिल के गाजा की मदद के लिए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के इस रिपोर्ट को देखो। टाइम्स ऑफ इसराइल के इस रिपोर्ट के मुताबिक हमास समूद फ्लोटिला को हमने बाहिफाजत तरीके से स्टॉप किया है। इन गिरफ्तार लोगों में चंद मशहूर नाम है, जिसमें से एक नाम है दुनिया के मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की। इसके अलावा इस काफिले में नेल्सन मंडेला का नवासा मांडा मंडेला भी शामिल है और पाकिस्तान के जमाती इस्लामी के एक सीनियर रहनुमा और सेनेटर मुश्ताक भी इस काफिले में मौजूद था और उनको गिरफ्तार कर लिया। अगर इसको आप एहतिजाज में देखो तो ये पैलेस्टाइन के लिए आवाज़ उठाता है, मतलब इनके कलाम का आगाज़ भी पैलेस्टाइन के नाम से होता है और इनके कलाम का इख्तिताम भी फ़लस्तीन के नाम से होता है। अगर यूँ कहा जाए कि ये सेनेटर मुश्ताक अहमद खान सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। ये बंदा है जो पैलेस्टाइन की जिहाद की बात करता है और प्रैक्टिकली करता है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सोशल मीडिया यूज़र है तो आपने एक चीज़ सुनी होगी और वो है ग्लोबल समूद फ्लोटिला। आखिरकार ये ग्लोबल समूद फ्लोटिला ये किस मिशन का नाम है? ये किसने स्टार्ट किया है? कैसे स्टार्ट किया है? और इसमें कितने बॉडीज है? कितने कंट्रीज के लोग इसमें शामिल हैं? इसमें कितने शिप्स हैं और इसका मिशन क्या है? और सेनेटर मुश्ताक अहमद को इजरायली फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है। क्या वाकई में उनकी गिरफ्तारी हो गई है और किसने कंफर्म की है? ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट स्टे विद मी एंड वॉच वीडियो टू द एंड। ये ग्लोबल समूद फ्लोटिला 3 अल्फाज का कम्बिनेशन है। ग्लोबल का मतलब है आलमी सतह पर, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। समूद का मतलब होता है स्ट्रीट फास्टनेस या साबित कदमी और फ्लोटिला का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ शिप्स या यूनिट ऑफ शिप्स जो कि एक खास कमांड को फॉलो करती है। इसमें कई जहाज होते हैं, भारी जहाज, जो कि एक खास स्पेसिफिक वन कमांड को फॉलो करती है। यानी इसका मिशन एक होता है और एक खास मिशन के लिए ये काम करते हैं। ये जेसिप मेनली 4 ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएट किया है, जिसमें से सबसे पहले है FFC यानी फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन। सेकंड नंबर पे है ग्लोबल मूवमेंट टू गाजा। थर्ड नंबर पे है मगरिब समूद फ्लोटिला और फोर्थ नंबर पे है समूद नुसांतरा। ये जेसिप 40 से लेकर 47 तक बोट्स पर मुश्तमिल है। इसमें 500 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें से डॉक्टर्स, लेजिस्लेटर्स, पॉलिटिशियंस, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी शामिल है और इसमें 44 कंट्रीज़ के लोग हैं, 44 ममालिक के लोग मिल के गाजा की मदद के लिए जा रहे हैं। अगरचे ये इंसानी तारीख़ में सबसे बड़ा फ्लोटिला है, लेकिन ये पहला फ्लोटिला नहीं है, क्योंकि तारीख़ में इससे पहले भी कई मरतबा ऐसे फ्लोटिलास ये लॉन्च किए गए हैं कुछ कंट्रीज़ की तरफ से गाजा की मदद के लिए और इजरायली ब्लॉकेड को ख़त्म करने के लिए। इस मसले के रूट काज को समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में बैक जाते हैं और बात करते हैं कि कहानी कैसे स्टार्ट हो गई। जब 2007 में हमास वालों ने अपना फुल कंट्रोल गाजा के स्ट्रिप पे जमा लिया तो इसराइल ने गाजा के स्ट्रिप पे नए सिरे से पाबंदियाँ स्टार्ट कर दी। इसराइल की इन पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए दुनिया ने पहला फ्लोटिला लॉन्च कर दिया 2008 में, लेकिन वो नाकाम रहा। 2008 के जस्ट 2 साल बाद दुनिया ने फर्स्ट गाजा फ्री फ्लोटिला लॉन्च कर दिया 2010 में, जिसमें 6 शिप्स थे। ये गाजा के ब्लॉकेड को ख़त्म करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इन पे अटैक कर दिया, इन पे हमला कर दिया। इन 6 शिप्स पे हमला करने के बाद इनके 10 लोगों को मार दिया और दर्जनों लोगों को ज़ख्मी कर दिया। दुनिया उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2011 में फिर से कोशिश की गई, 2015 में फिर से फ्लोटिला लॉन्च हुआ, 2016 में फिर से लॉन्च हुआ, 2018 में लॉन्च हुआ और फिर 2025 में नए सिरे से ग्लोबल समूद फ्लोटिला लॉन्च हो गया। लेकिन इन सारी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सिर्फ 31 में से 5 शिप्स ऐसे थे जो कि सेफली गाजा तक पहुंच गए हैं सक्सेसफुली। अब आप कहोगे कि यार इतनी स्ट्रगल करने के बाद 2007 से लेकर 2025 के स्ट्रगल में दुनिया कामयाब नहीं हुई, अब 2025 में क्यों मुसीबत पड़ गई मुसलमान लोगों को कि उन्होंने ग्लोबल समूद फ्लोटिला स्टार्ट कर दिए? तो इसका जवाब कुछ यूँ है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला को लॉन्च करने की ज़रूरत का जवाब असल में फ़लस्तीन के बेबस लोगों की आहो बेका है। वो फ़लस्तीन जहाँ पे 23 लाख लोगों की ज़िंदगियों को
اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے جہنم میں تبدیل کیا ہے، جہاں پہ مکمل بلاکڈ ہے، جہاں پہ 90% سے زیادہ لوگ یہ بھوکے ہیں، جہاں پہ بچے مال نیوٹریشن اور قحط کی وجہ سے مر رہے ہیں، جہاں پہ 8 گھنٹے آپ صرف 2 لیٹر پانی کے لیے قطار میں 8 گھنٹے کا انتظار کرتے ہو، جہاں پہ زندگی جینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جہاں پہ بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے دوا نہیں ہے، جہاں پہ سانس لینے کے لیے کوئی آکسیجن نہیں ہے۔ وہ تو میں نے مختلف قسم کی ویڈیوز میں ڈسکس کیا، آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آپ کو ملیں گی۔ مطلب دس از انسریبل تھنگس کہ گلوبل سمود فلوٹیلا کی ضرورت کیوں پیش آئی دنیا کو۔ گلوبل سمود فلوٹیلا میں ڈاکٹرز ہے، اس میں سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہے، اس میں اسلامک اسکالرز ہے، اس میں ایڈ بھی موجود ہے، اس میں خوراک بھی موجود ہے اور اس میں دوائیاں بھی موجود ہے۔ لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ گلوبل سمود فلوٹیلا میں جانا یہ ایک آسان کام ہے یا یہ ایک سیف کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایگزیکٹلی اس قافلے میں جانا یہ موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے، کیونکہ اسرائیل والے اس کو گلوبل سمود فلوٹیلا تو نہیں کہتے ہیں، اسرائیل والے اس کو حماس سمود فلوٹیلا کا نام دیتے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے اس رپورٹ کو دیکھو، ٹائمز آف اسرائیل کے اس رپورٹ کے مطابق حماس سمود فلوٹیلا کو ہم نے باحفاظت طریقے سے سٹاپ کیا ہے اور اس کے جتنے مسافر تھے ان کو ہم نے کچھ نہیں کہا ہے، حالانکہ انہوں نے فورسلی ان پہ ٹارچر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو باحفاظت طریقے سے ہمارے اسرائیل کے جو اڈے ہیں سمندری ان تک پہنچایا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گلوبل سمود فلوٹیلا کا قافلہ یہ غزہ کے اسٹرپ پہ پہنچ جاتا، 70 میل کا فاصلہ تھا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے ان کو تھریٹ آتا ہے، ان کو کال آتا ہے، ان کو ڈائریکشن ملتی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کرنی ہے، آپ لوگوں نے اپنے راستے کا جو تعین ہے وہ چینج کرنا ہے۔ جو آلریڈی اسٹیبلش چینل ہے ہمارے، جہاں پہ اسرائیل کا چیک اینڈ بیلنس ہے، آپ لوگوں نے ان کی طرف جانا ہے۔ اس کمانڈ میں ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اشدید پورٹ کی طرف جانا ہے، وہاں پہ آپ لوگوں کی پراپر انسپیکشن ہوگی اور پراپر انسپیکشن کے بعد آپ لوگوں کو غزہ کے سرزمین میں انٹر ہونے کی اجازت ہوگی۔ لیکن یار اس قافلے کا جو پورا مشن ہے وہ اسرائیل کے راستوں کے خلاف جانا ہے، اسرائیل کے اسٹیبلش راستوں پہ چلنا نہیں ہے۔ یہ مشن تو سٹارٹ ہی اس لیے ہوا ہے، اس کا مین گول ہی یہی ہے کہ اسرائیل کے راستوں کے خلاف جائے، اسرائیل کے باتوں کے خلاف جائے، اس لیے انہوں نے اسرائیل کے راستوں کے خلاف والا ڈائریکشن اپنایا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اپنا آپریشن لانچ کر دیا، آپریشن میں ان کے مینلی کمانڈوز تھے۔ الجزیرہ کی اس رپورٹ کو دیکھو، اس رپورٹ کے مطابق 47 میں سے 6 شپس کو انٹرسپٹ کر دیا، 6 شپس پہ انہوں نے قبضہ کر دیا اسرائیل ڈیفنس فورسز نے، اور 150 تک کے لوگوں کو گرفتار کر دیا۔ لیکن اسرائیل کی جو فارن منسٹری ہے ان کے رپورٹس کے مطابق ٹویٹر پہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ 8 شپس کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور 150 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان گرفتار لوگوں میں چند مشہور نام ہیں، جس میں سے ایک نام ہے دنیا کے مشہور کلائمیٹ ایکٹیوسٹ گریٹا تھنبرگ کی۔ اس کے علاوہ اس قافلے میں نیلسن منڈیلا کا نواسا مانڈا منڈیلا بھی شامل ہے، اور پاکستان کے جماعت اسلامی کے ایک سینئر رہنما اور سینیٹر مشتاق بھی اس قافلے میں موجود تھا اور ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ سینیٹر مشتاق کی گرفتاری کی جو کنفرمیشن ہے اس کے لیے پوسٹ کیا تھا ٹویٹر پہ پاکستان پیلسٹائن فورم نے کنفرم کیا ہے کہ سینیٹر مشتاق کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان کی کنفرمیشن انہوں نے اپنے پاکستانی ڈیلیگیشن کے دوسرے اسلامک اسکالر سعید عزیر نظامی صاحب سے کی ہے۔ سعید عزیر نظامی صاحب جو کہ ایک دوسرے شپ پہ بیٹھا تھا جو کہ آبزرور بورڈ تھا۔ آبزرور بورڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، وہ ڈینجرز کو آبزرو کرتا ہے۔ جو آبزرور بورڈ تھا وہ ان کے قبضے سے نکل گیا تھا، بچ گیا تھا، ان کو انٹرسپٹ نہیں کیا گیا تھا، تو اس پہ یہ پاکستانی ڈیلیگیشن کا دوسرا بندہ تھا اور انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ سینیٹر مشتاق کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب لاسٹ میں بات کرتے ہیں کہ اس قافلے میں پاکستان کے کتنے لوگ تھے۔ اس قافلے میں پاکستان کے 6 لوگ تھے۔ پاکستانی وفد کے 6 لوگوں کی جو لیڈنگ پرسن تھا وہ پاکستان کے جماعتی اسلامی کے سینئر رہنما اور فارمر سینیٹر مشتاق احمد خان ہیں۔ اس کے علاوہ اس قافلے میں ڈاکٹر اسامہ ریاض، پاکستانی ایک سوشل میڈیا کا انفلوئنسر اسماعیل خان ہے، اور 2 اسلامک اسکالر کے نام بہت زیادہ مشہور ہے، جس میں سے ایک کا نام ہے سعید عزیر نظامی صاحب۔ لیکن ان سب میں سے جو لیڈنگ پرسن ہے اور جس کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے اور جس کا نام لیا جانا بھی چاہیے، وہ ایک مرد مجاہد ہے، جماعت اسلامی کے ایک سینئر رہنما ہے، جماعت اسلامی کے سینیٹر ہے، جس کا نام ہے مشتاق احمد خان۔ مشتاق احمد خان فلسطین کے لیے ایک اسٹرانگ آواز ہے، ایک مضبوط آواز ہے۔
पैलेस्टाइन के लिए थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर देखा जाए तो वो उनकी एक बहुत लंबे अरसे से स्ट्रगल है पैलेस्टाइन के लिए। लेकिन जब से 2023 और 2024 के टाइम से लेकर आज तक पैलेस्टाइन में जुल्म की इंतहा बढ़ गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपनी जुल्म और टार्चर को ज़्यादा किया है। तो ये बंदा मैंने कभी आराम से नहीं देखा। ये अगर पॉडकास्ट में बैठा है तो भी फ़लस्तीन के हक़ में बात करता है। ये रैली में अगर देखे आप इसको तो भी पैलेस्टाइन के लिए आवाज़ उठाता है। अगर इसको आप एहतिजाज में देखो तो भी पैलेस्टाइन के लिए आवाज़ उठाता है। मतलब इनके कलाम का आगाज़ भी पैलेस्टाइन के नाम से होता है और इनके कलाम का इख्तिताम भी फ़लस्तीन के नाम से होता है। ये वो शख्स है जो हर दिन, जिसके ज़ुबान पे हर दिन लाजमी पैलेस्टाइन की मजलूम आवाज़ की आवाज़ होती है। ये वो बंदा है जो पैलेस्टाइन के लोगों की दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता है, जो उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझता है। ये वो शख्स है जिसको मैंने कई सालों से आराम करते हुए नहीं देखा है। ये वो शख्स है जो पैलेस्टाइन की वजह से सुकून के साथ नहीं बैठता। ये मुसलसल पैलेस्टाइन के लिए और उनके मजलूम आवाम के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनको भी ओपनली चैलेंज करता है। ये जर्नलों को भी ओपनली चैलेंज करता है। ये एस्टेब्लिशमेंट को भी ओपनली चैलेंज करता है। ये हर किसी के खिलाफ बात करता है जो पैलेस्टाइन के सपोर्ट में बात नहीं करते। अगर यूँ कहा जाए कि ये सेनेटर मुश्ताक अहमद खान सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। ये वो बंदा है जो पैलेस्टाइन की जिहाद की बात करता है और प्रैक्टिकली करता है। बाकी जो जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों की तरह या दीगर जो पार्टीज है उनकी तरह नहीं है कि स्टेज पे आके जज्बाती तकरीर की और बात ख़त्म की। ये एक्टिव मोमेंट और एक्टिव स्ट्रगल कर रहे हैं पैलेस्टाइन के लोगों के लिए। ये फ़लस्तीन की आज़ादी का ख्वाब देखता है और इनके लोगों को भी आज़ाद करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इसके साथ पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी हुक्मरानों का और पाकिस्तानी पुलिस का कोई अच्छा रवैया और अच्छा सलूक नहीं रहा है। जब भी ये पाकिस्तान में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको टेररिस्ट लेबल किया जाता है और उनको कहा जाता है कि जाके फ़लस्तीन में, पुलिस वाले उनको कहते हैं कि जाके फ़लस्तीन में पैलेस्टाइन की आज़ादी की बात कर, पाकिस्तान में उनकी आज़ादी के लिए बात ना कर। अब पता नहीं लगता वो पुलिस वाला जिस बंदे ने ये बात उनको कही थी वो कैसे जिंदा होगा। मतलब वो शर्म से वो मरा नहीं होगा इस स्टेज पे, क्योंकि वो बंदा बेचारा इस ओल्ड एज में गया है, समंदर के तारीकियों में गया है, अपनी सब चीज़ों को कुर्बान करके गया है वहाँ पे। यानी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के लिए, 24 करोड़ आवाम के जगह पे फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करने के लिए ये बंदा गया है। इस बंदे पे FIR हुए पाकिस्तान में, इस पर लाठी चार्ज हुआ है। इसके साथ पाकिस्तानी लोगों ने और पाकिस्तानी पुलिस वालों ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। आल्दो वो एक मर्द मुजाहिद है, वो फ़लस्तीन के लोगों के लिए एक उम्मीद भी है और उनके लिए एक आवाज़ भी है। और हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं और लोगों को भी ये चाहिए कि हर प्लेटफार्म से और जितना जिसके बस में जितना हो उनके लिए आवाज़ उठाए, उनकी फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाए और इनको जल्दी रिहा करने के लिए इजराइल के कंट्री से एक स्ट्रांग मुतालबा करें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ यूँ जा सके। कि आप क्या कहते हो इसके बारे में, मेरे इस लास्ट वर्डिंग के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।